साल 2020। दिल्ली ने कुछ ऐसा देखा जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। आज हम 2020 के दिल्ली दंगों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है। हम सिर्फ सरकारी दस्तावेजों और कोर्ट रिकॉर्ड्स में दर्ज तथ्यों का ही इस्तेमाल करेंगे। कोई अफवाह नहीं, कोई निजी राय नहीं, सिर्फ वो जानकारी जो आधिकारिक तौर पर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उन आंकड़ों से जो वेरीफाइड हैं, फिर देखेंगे कि हिंसा का सेंटर कहाँ था। इसके बाद पुलिस की जांच और साजिश की थ्योरी को समझेंगे, फिर अदालत के फैसलों पर नजर डालेंगे और आखिर में उन सवालों पर बात करेंगे जिनका जवाब आज भी बाकी है। किसी भी बड़ी घटना की असलियत को समझने के लिए सबसे पहले उसके तथ्यों को जानना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले उन सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमें बताते हैं कि ये त्रासदी कितनी बड़ी थी। गृह मंत्रालय के लोकसभा में दिए गए बयान के मुताबिक इन दंगों में आधिकारिक तौर पर 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 53 जिंदगियां हैं, 53 परिवार हैं जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 581 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये आंकड़े हमें हिंसा के भयानक पैमाने का एक अंदाजा देते हैं। और जब हम इन आंकड़ों को और गहराई से देखते हैं तो कुछ और बातें सामने आती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक 53 में से 29 मौतें गोली लगने से हुईं। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश में 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए और इस पूरे मामले में कुल 755 एफआईआर दर्ज की गईं, जो दिखाता है कि ये जांच कितनी बड़ी और जटिल थी। आंकड़े तो एक तरफ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कहाँ और कैसे। चलिए अब टाइमलाइन और लोकेशन के हिसाब से इन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये हिंसा पूरी दिल्ली में नहीं, बल्कि खास तौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में फैली। जाफराबाद, मौजपुर और सीलमपुर जैसे घनी आबादी वाले इलाके, यही वो जगहें थीं जो इस हिंसा का एपिसेंटर बनी। और घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 23 फरवरी को तनाव शुरू हुआ। 24 फरवरी आते आते ये हिंसक झड़पों में बदल गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की जान चली गई। फिर अगले ही दिन 25 फरवरी को आईबी अफसर अंकित शर्मा को किडनैप कर लिया गया और 26 तारीख को उनकी बॉडी एक नाले से मिली। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर, जिनकी हत्या इस पूरी त्रासदी के सबसे दर्दनाक पहलुओं में से एक बन गई। जब उनकी बॉडी मिली तो उस पर 50 से भी ज्यादा चोटों के निशान थे। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक ऐसी क्रूरता थी जिसने पूरी जांच की दिशा को प्रभावित किया। इन भयानक घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी जांच शुरू की। तो चलिए अब ये समझते हैं कि पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक इस हिंसा के पीछे की कहानी क्या थी, उनकी थ्योरी क्या कहती है। पुलिस की चार्जशीट का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि ये हिंसा कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस के मुताबिक इसकी जड़ें CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी थी। तो ये कथित साजिश आखिर थी क्या? पुलिस और ईडी की जांच के मुताबिक इसे 3 स्टेप्स में देखा जा सकता है। पहला, प्लानिंग, जो कथित तौर पर दिसंबर 2019 से ही शुरू हो गई थी। दूसरा, फंडिंग, जिसमें एक मनी ट्रेल को ट्रैक किया गया जो यूएई से होते हुए कुछ संगठनों और लोगों तक पहुंचा। और तीसरा, इसका मकसद, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के वक्त दिल्ली में अशांति फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करना था। और हाँ, इस पूरी बहस के सेंटर में शाहीन बाग का प्रदर्शन भी था। इसको लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ पुलिस का आरोप था कि इसे PFI जैसे संगठनों ने फंड किया था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो आम लोगों के सहयोग और डोनेशन से चल रहा था। खैर, जांच और आरोपों का दौर खत्म हुआ और मामला पहुंचा अदालत। तो अब देखते हैं कि कानून की नज़र में क्या हुआ और अब तक क्या बड़े फैसले आए हैं। इस मामले में 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। एक तरफ ताहिर हुसैन, जिन्हें अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और दूसरी तरफ उमर खालिद, जिन पर UAPA जैसे सख्त कानून के तहत साजिश रचने का आरोप है। उनका ट्रायल अभी भी चल रहा है। तो कुछ फैसले आ चुके हैं, कुछ मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन क्या कानूनी प्रक्रिया से हर सवाल का जवाब मिल जाता है?
शायद नहीं। और यहीं से कुछ अधूरे सवाल सामने आते हैं जो आज भी हवा में हैं। सबसे बड़ा सवाल तो न्याय को लेकर ही उठता है। 53 लोगों की जान गई और सजा के तौर पर एक व्यक्ति को उम्र कैद हुई। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या 53 जिंदगियों के बदले ये न्याय काफी है? इन दंगों में न जाने कितने घर, दुकानें, गाड़ियां जला दी गई, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में राख हो गई। सवाल ये है कि उस भारी नुकसान का क्या, उसका मुआवजा कौन देगा और उन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? और एक और बड़ा सवाल जो पुलिस की जांच से ही निकला था, विदेशी फंडिंग का। अगर ये सच था कि बाहर से पैसा आया था, तो क्या उन संगठनों या ताकतों की पहचान हुई? क्या उन्हें कभी जिम्मेदार ठहराया गया? ये सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखें, तो आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक तस्वीर ये बनती है: 53 मौतें, 581 से ज्यादा घायल, हिंसा का केंद्र उत्तर पूर्वी दिल्ली। पुलिस का दावा एक सोची समझी साजिश का है। एक बड़े केस में एक दोषी को उम्र कैद हुई है, लेकिन कई अहम मुकदमे अभी भी चल ही रहे हैं। तथ्य और आंकड़े सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक सवाल आज भी हमारे जहन में गूंजता है, वो ये है कि 4 साल बीत जाने के बाद क्या उन पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की तलाश वाकई पूरी हो गई है?